हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने पॉलिटेक्निक 2023 ईयर के कुछ क्वेश्चंस, सर्टेन क्वेश्चन को लिया गया है, जिसके सॉल्यूशन को हम यहाँ पर वन बाय वन 10 क्वेश्चन को आज के वीडियोस में, आज के लेक्चर वीडियो में लिया गया है, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को वन बाय वन करके इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी एक त्रिभुज के 3 कोण हैं। ओके, यहाँ पर दिया है एक त्रिभुज के एंगल्स हैं, 3 कोण है। ओके, तो बोला गया है और एंगल ए बाई 4 प्लस एंगल बी बाई 4 प्लस एंगल सी बाई 5 इज इक्वल्स टू 41 डिग्री, 41 डिग्री है। तो बोला गया है कि एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का जो सम है वो कितना होगा। ओके, तो 4 ऑप्शन है, 120 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री और 80 डिग्री। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलता चला जाएगा। तो आई होप कि आपका प्रिपरेशन, मैं गारंटी लेके कहता हूँ कि बहुत अच्छा होने वाला है। मैथमेटिक्स में वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं फुलफिल गारंटी लेता हूँ कि आप पूरा में पूरा करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। ओके, तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे सामने ये गिवन है कि एंगल ए बाई 4 प्लस एंगल बी बाई 4 प्लस एंगल सी बाई 5 इज इक्वल्स टू कितना है, 41 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप कि ये वाला जो टर्म है, इसका देखिए डिनोमिनेटर जो हर है दोनों बराबर है, और इसका क्या है, इस वाले का अलग है, c बाई 5 है। ओके, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालना है। ध्यान से समझिएगा कि a और b की वैल्यू निकालना है। मतलब ये वाला जो टर्म है इसको हम रहने देते हैं, लेकिन इस वाले टर्म को हम क्या करते हैं, जो c है उसको हम b के टर्म में चेंज कर देते हैं। ओके, तो देखिए हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो हम यहाँ से एंगल सी की वैल्यू निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल ए, फिर ये जो प्लस ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल सी के प्लेस पर हम ये वाली वैल्यू राइट कर सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। ओके, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए हम ये राइट कर लिए कि हमारे पास ये था एंगल ए बाई 4 प्लस एंगल बी बाई 4 प्लस ये जो सी है, सी को हम राइट कर लेंगे 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट में एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल बी, और इसके अपान में कितना हो जाएगा, पूरे के अपान में इधर हो जाएगा 5। ओके, तो यहाँ से अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एंगल ए बाई 4 प्लस एंगल बी बाई 4 और प्लस, देखिए अगर हम आपको एक रूल बताते हैं कि अगर x प्लस वाई बाई ए लिखा है तो इसको हम अलग अलग ऐसे भी राइट कर सकते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी, ऐसे वाई बाई ए ऐसे भी लिखा जा सकता है इस टर्म को। अगर ये आपके सामने गिवन है x प्लस वाई बाई ए, तो इसको हम अलग अलग भी राइट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो टर्म हमारे सामने गिवन है कि 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे इस 5 से, इस 180 को जब डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 15 और कितना बच जाएगा, कैरी 1 बच जाएगा। तो इधर हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 बचेगा, कैरी 1 नहीं 3 बचेगा, और यहाँ पर 0 30, तो इधर हो जाएगा 6 टाइम में माइनस, इसको हम राइट कर सकते हैं 1/5 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये किसके इक्वल है, ये है देखिए यहाँ पर 41 डिग्री के इक्वल, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 41 डिग्री। ओके, अब देखिए, अब ये जो हमारे सामने गिवन है कि एंगल ए बाई 4 प्लस एंगल बी बाई 4 और फिर 1/5 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, ये जो दिया है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे सामने क्या आ जाएगा कि 1/4, इस यहाँ से देखिए एंगल ए, इसको ये वाला जो टर्म है यहाँ पर हम ऐसे राइट कर देते हैं, 1/4 कॉमन कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस
36 डिग्री माइनस 1/5 और इन ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 41 डिग्री। ओके, तो थोड़ा सा हम स्पेस को बढ़ा लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारे पास हो जाएगा ये वाला जो टर्म है, इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसको हम इरेज करके अब आपको आगे बताने वाले हैं। ये वाला जो टर्म है आपके सामने, इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए जब अगर आप नोट करेंगे तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी यहाँ पर भी है, एंगल ए प्लस एंगल बी यहाँ पर भी, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो जब हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास इधर 1/4 और फिर ये माइनस और फिर क्या बचेगा 1/5। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से जब हम एंगल ए प्लस एंगल बी को जब कॉमन कर लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी को, तो इधर ब्रैकेट में क्या मिलेगा 1/4 माइनस 1/5 और फिर क्या था हमारे पास था 36 डिग्री एंगल, 36 इक्वल्स टू इधर कितना था 41 डिग्री। ओके, तो इधर ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, एलसीएम लेंगे तो इधर इसका मल्टीप्लाई इसका इधर, तो 5 माइनस 4/20 और ये जो 36 है, जब ये 36 इधर आएगा तो माइनस होकर के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, और फिर इधर से हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इनटू, ये देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जब ये 5 और 4 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये जो 20 है इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम होगा वो 100 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकेंड हो जाएगा सही। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यह है कि एक व्यक्ति को, किसी पर्सन को 2700 रुपये में एक मेज बेचा जाता है तो 10% का क्या होता है, लॉस होता है, हानि होती है। तो मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 33 होल 1/3 का क्या हो, लाभ हो। इतने परसेंट का लाभ पूछा गया है कि इस मेज को हम कितने रुपए में बेचें कि हमें क्या हो, इतने का लाभ हो। देखिए 10% का हानि होता है, तो 10% का हानि का मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये जो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये हो जाएगा 90 यूनिट। कितना हो जाएगा 90 यूनिट। ध्यान से समझिए कि हानि या लाभ हमेशा हमें सेलिंग प्राइस पर होता है, विक्रय मूल्य पर होता है। क्योंकि जो क्रय मूल्य होता है वो हमारा एक फिक्स वैल्यू होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर चेंज होना होता है तो कौन होता है, विक्रय मूल्य होता है। क्योंकि क्रय मूल्य की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आती है, एक फिक्स वैल्यू ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर क्रय मूल्य से अधिक पर आप वस्तु को बेचेंगे तो आपको लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य से कम पर वस्तु को बेचते हैं तो आपको हानि होगा। तो यहाँ पर ये जो 10% हानि दिया है तो इसका मतलब ये दिया है कि ये वाली जो वैल्यू है ये 90 ही यूनिट की है और 90 यूनिट की वैल्यू कितना है, 2700 रुपये है। कितना है, 90 यूनिट की जो वैल्यू है ये कितना है, 2700 रुपये है। तो अगर हम आपसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछ लें कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इससे आप जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 30 रुपये। अब ये पूछा गया है कि लाभ कितना हो, 33 होल 1/3 का, 33 होल 1/3 का। तो 33 होल 1/3 का मतलब होता है 100/3। कितना होता है, 100/3। तो हमारा जो भी कास्ट प्राइस है, जैसे अगर हम कहीं पर आपको बोल दें कि 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ का मतलब हमारा जो एसपी हो जाएगा वो 110 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 100 में उसको हम ऐड कर देते हैं। अगर हमने बोला कि 50% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अगर हमने बोला कि कहीं पर जैसे सपोज दैट हमने ये बोल दिया कि 10%
15% या 17% का लॉस हो रहा है। जैसे मान लो हमने बोल दिया कि 17% का लॉस हो रहा है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो 100 में से माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे। तो ये बोला गया है कि 100 प्लस, यहाँ पर प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 300 प्लस 400/3, ये यूनिट आ गया। इतना जब लाभ होगा तो ये इस लाभ की कितनी यूनिट वैल्यू हो जाएगी, इतनी यूनिट हो जाएगी। और एक यूनिट की वैल्यू कितना है, 30 रुपये है, तो इतने यूनिट की कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसमें हम 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 10, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4000 रुपये। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, एक आदमी दो वस्तु को 14,784 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक पर 12% का लाभ होता है, देखिए यहाँ पर लाभ होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तथा दूसरी पर उसे 12% की हानि होती है, तो हानि का मान कितना होगा। तो ये पूछा गया कि ओवरऑल उसको कितना हानि होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि ये जो 12% प्रॉफिट दिया है, तो हम इसमें क्रय मूल्य को हमेशा 100 मान करके चलते हैं। क्रय मूल्य हमेशा हमारा 100 होगा और वो हमेशा फिक्स होता है, चेंजेबल नहीं होता है। चेंज कौन होता है, हमारा विक्रय मूल्य, जो सेलिंग प्राइस है वो चेंज होता है। जैसे अगर हमने बोल दिया कि 12% का प्रॉफिट, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 112 यूनिट। अगर हमने बोल दिया कि 12% का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 88 यूनिट। ओके, जैसे हमने बोल दिया कि 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 115 यूनिट। तो मतलब जो भी होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो उसको हम प्लस कर देंगे सेलिंग 100 में, और अगर लॉस होगा तो उसको हम माइनस कर देंगे। ओके, तो आइए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि एक मतलब दो वस्तु हैं जिनको दोनों को अलग अलग, मतलब दोनों का ये अलग अलग रेट है। पहले वाले का भी 14,784 है, दूसरे वाले का भी 14,784। तो एक पर बेचने पर उसको 12% का लाभ होता है, दूसरे पर हानि होती है। तो पूछा गया कि ओवरऑल हानि का मान क्या होगा। तो ध्यान से समझिए कि ये जो 12% प्रॉफिट दिया है, तो 12% प्रॉफिट का मतलब हो गया ये 112 यूनिट की वैल्यू है, और 112 यूनिट की वैल्यू कितना है, 14,784 है। तो अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक यूनिट की वैल्यू। तो एक यूनिट की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 132 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 132 रुपये आया। तो हमारे सामने अब देखिए प्रॉब्लम ये आया कि ये तो प्रॉफिट वाली वैल्यू आ गई 132 रुपये, तो हम खरीदे कितने में होंगे। तो हमेशा हमने क्या बोला कि कास्ट प्राइस को हम 100 यूनिट मान करके चलेंगे। कितना यूनिट मान करके चलेंगे, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 132, तो ये आ जाएगा 13,200 रुपये। मतलब कि अगर हमने सामान को 13,200 रुपये में ख़रीदा और 14,784 रुपये में बेच दिया, तो हमें 132 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 132 रुपये का ये हमें प्रॉफिट हो गया। ओके, अब दूसरी कंडीशन में देखिए क्या दिया है कि दूसरे कंडीशन में दिया है कि उसी को जब 14,784 रुपये में दूसरी सब वस्तु को बेचते हैं तो उस पर 12% का लॉस होता है। तो 12% का लॉस का मतलब ये जो हमें जो सेलिंग प्राइस दिया है, जो विक्रय मूल्य दिया है, वो कितना दिया है, 88 यूनिट का दिया है। कितने यूनिट का, 88 यूनिट का। और 88 यूनिट की वैल्यू कितना है, 14,784 रुपये। ओके, तो जब यहाँ से इसको आप डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 168 रुपये। तो अब ये बताइए कि अगर हमें इस पर 12% का लॉस हो रहा है, 12% का लॉस का मतलब ये दिया है हमें कि 168 रुपये का हमें लॉस हो गया। अगर जब सामान को हम 14,784 रुपये में इतने में बेच रहे हैं तो इतने का हमें लॉस हो गया। तो अब हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि तब आपने ख़रीदा कितने में होगा। तो हमारा जो कास्ट प्राइस था वो 100 यूनिट था, और 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, जब इस वाले में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,800 रुपये आ जाएगा। कितना जाएगा, 16,800 रुपये। मतलब कि एक सामान को जब हमने 16,800 रुपये में ख़रीदा और जब 14,784 रुपये में बेच दिया तो 168 रुपये का लॉस हुआ, मतलब 12% का लॉस हुआ। और उधर दूसरी साइड जब हमने 13,200 में एक सामान को ख़रीदा और 14,784 रुपये में बेचा तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 132 रुपये का, मतलब 12% का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल अगर हम ये जानना चाहें कि दोनों सामान को जो हमने ख़रीदा उसका टोटल कास्ट कितना आया होगा, तो टोटल कास्ट के लिए जो टोटल क्रय मूल्य होगा, टोटल दोनों का कास्ट प्राइस कितना होगा मिला करके, तो इसको और इसको अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, कास्ट प्राइस आ जाएगा। तो देखिए टोटल कास्ट प्राइस हमारा कितना था, 13,200
और प्लस 16,800। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा टोटल का टोटल कितना, 30,000 रुपये। 30,000 आ गया कास्ट प्राइस। अब हमने एक सामान को 14,784 में खरीदा, तो दो को कितने में खरीदेंगे, तो दो को जब हम खरीदेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14,700 जब 84 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 7 जा 14, मतलब 2 7 14, एक 15 के 5 हाथ में आए, 14 दूना 28, एक सॉरी कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 14,784, हाँ, 2 चौके 8, 2 8 16, हासिल लगाए, एक 2 से 14, एक 15, हासिल लगाए, 14 दूना 28, एक 29 रुपये, 29,568 रुपये। तो देखिए ध्यान से समझिए कि इतने का खरीद करके हमने 29,568 रुपये में बेच दिया, तो हमें लॉस तो होगा ही। अब कितने का लॉस हुआ, तो 30,000 में से उसको हम जब माइनस करेंगे तो आई थिंक हमारा आ जाएगा 432 रुपये आ जाएगा। 2 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो गया, 9 इधर हो जाएगा, हाँ 432 रुपये का हमें क्या हो जाएगा, ओवरऑल लॉस हो जाएगा। तो अगर एक सामान को हमने 14,784 में खरीद करके एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 12% हानि पर अगर बेचेंगे तो ओवरऑल हमें कितने का हानि हो जाएगा, 432 रुपये का हानि हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने ये है कि एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए, कितने % की वृद्धि करनी होगी या करनी चाहिए। तो 36% की छूट दी गई है, तो अगर 36% की छूट दी गई तो इसका मतलब है कि वो हमें 64% में बेचा गया, 64% में बेचा गया, कितने में बेचा गया, 64% में बेचा गया। तो जब 64% में हमें बेचा गया तो 64% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 64 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ से अगर 4 से डिवाइड कर देंगे 16, और इधर कितना हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 25। ओके, तो अब ये जो सामान था छूट देने के बाद 64% में बेचा गया। तो अब ये बोला गया है कि पुराना मूल्य वापस, देखिए ध्यान से समझिए कि जब 64% का छूट, मतलब सॉरी 36% की छूट दी गई तो बेचा कितने में गया, 64% में। फिर दिया है कि पुराना मूल्य वापस लेने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। हम मान लेते हैं कि हमारा पुराना मूल्य 16 रुपये था, अब ये 16 रुपये सॉरी वर्तमान मूल्य है, और पुराना मूल्य हमारा कितना था, 25 रुपये था। तो अगर कोई अमाउंट 16 रुपये से 25 रुपये हो गया तो इसमें कितने रुपए की वृद्धि हुई, 9 रुपये की। किसके ऊपर, हमारे इस इनिशियल के लिए। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक वैल्यू, मतलब ये जो हमारा वर्तमान में है, जो हमारा चेंज हुआ है, जो जैसे हमारा 16 से 25 हो गया तो वर्तमान मूल्य हमारा क्या है, वर्तमान मूल्य 16 रुपये। 16 से अगर कोई वैल्यू बढ़ करके 25 रुपये हो जाती है तो मतलब इसमें 9 की वृद्धि हुई, किस पर, 16 पर। तो इधर हो जाएगा 16 × 100, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 900, या इसको आप यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 चौके 16, 4 25 9। ओके, तो सॉरी देखिए यहाँ पर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 चौका 16, 4 25, तो 175 हो जाएगा। 175 में अगर आप 4 का डिवाइड करेंगे, सॉरी कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, हाँ 225 होगा, सॉरी 225 में अगर आप जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 56.25। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है जबकि उसने 12 दिन काम किया, और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी, तो बताइए कि बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है लेकिन उसने 12 दिन किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा कर लिया। तो बोला गया है कि बताइए कि तब बी उसे अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो ध्यान से समझिए कि ए का जो टोटल काम था कितना था, 18। ए का जो टोटल काम था 18, ये 18 काम किसके इक्वल है, 12A + 6B के इक्वल है। ओके, मतलब यहाँ से क्या दिया है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। भाई ठीक है, यहाँ पर देखिए ए किसी काम को 18 दिन में किया लेकिन उसने 12 दिन ही किया। कितने दिन काम किया, 12 दिन किया। तो इधर हो जाएगा 12A +
6b, ये टोटल काम हो जाएगा जितना जिसको ए 18 दिन में कर सकता था। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे। तो ए और बी का जब रेशियो निकालेंगे तो ये जो 12a है इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो इधर हो जाएगा 6a इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये था, गलत हो गया था, यहाँ पर हो जाएगा 18a इज इक्वल्स टू 12a प्लस 8b, ये था। तो ए और बी का जब रेशियो निकालेंगे तो 6a इज इक्वल्स टू 8b। ओके, तो यहाँ से जब a बाई बी हम करेंगे तो a बाई बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8/6, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4/3। मतलब a की जो इफिशियंसी और जो b की इफिशियंसी आई, a की क्षमता और जो b की क्षमता है, a की क्षमता 4 की है, सॉरी जो a की क्षमता है वो 4 है और जो b की क्षमता है वो 3 है, इफिशियंसी जिसको हम बोलते हैं। ए के काम करने की क्षमता कितनी है, 4, मतलब एक दिन में वो 4 यूनिट काम करेगा, जबकि बी एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा। तो अब यहाँ से दिया है कि टोटल काम हम निकाल लेंगे। अगर ए की क्षमता हमें मिल गया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, टोटल काम निकाल सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम ये देखिए कितने दिन में कर सकता था, 18। तो यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल काम हो गया 72। अब 72 काम एक दिन में जब बी 3 काम करता है तो 72 काम कितने दिन में करेगा, डिवाइड कर देंगे तो 72 को जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 दिन में। तो कितने दिन में, बी उस काम को कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने ये है। हाँ देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल जो चैप्टर है, जो बहुपद आप पढ़े हैं क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि यदि हमारे पास एक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ये बोला गया है का आलेख, आलेख का मतलब ग्राफ जिसको हम बोलते हैं, ऊपर की ओर परवलय होगा। अगर हम ये ग्राफ बनाएंगे ऐसे तो ये ऊपर की तरफ परवलय कब होता है, ध्यान से समझिए कि जब a का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन 0 होता है तो ऊपर की तरफ होता है। किधर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। जब a की वैल्यू 0 से छोटा होता है, मतलब नेगेटिव होता है, तो ये नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। इधर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऊपर की तरफ कब होगा, जब ये जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, x² का जो गुणांक होता है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब धनात्मक होना चाहिए। अगर ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, धनात्मक वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर जो परवलय या पैराबोला जिसको आप बोलते हैं, तो ये हमेशा किधर की तरफ ओपन होगा, ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने ये है, एपी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, बाई मिस्टेक हो गया है, तो देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि a इक्वल्स टू 10 और d इक्वल्स टू 10 हो तो पहले 4 पद, तो पहले 4 पद क्या होते हैं, a होता है, a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है और a प्लस 3d होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो पहला पद तो हो गया 10, दूसरा पद a प्लस डी, दूसरा पद a प्लस डी का मतलब हो गया a और d को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 20। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में 10 का अंतर है, तो आप 10 ऐड करते चले जाइए, 30, 40, 50, 60, 70, 80, आप जितने भी मन करे उतना राइट कर लीजिए। अब शुरू के 4 बोला गया है तो शुरू के 4, पहले 4 पद निकाल लीजिए, तो पहले 4 पद ये हो जाएगा। बीच का 4 पूछ लेता तो इधर से 4, इधर से 4, जो भी है जैसे भी आपसे जो पूछ लेता तो आप यहाँ से ऐसे बता सकते थे। ओके, या पहले 4 के बाद मतलब 5वां, 6वां, 7वां और 8वां पूछता तो आप यहाँ से ऐसे बता देते। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एपी चैप्टर का क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ये समांतर श्रेणी जिसको आप बोलते हैं उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फिर समांतर श्रेणी का है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और 5वां पद 25 है तो इसका 7वां पद क्या होगा। दूसरा पद का मतलब होता है T2, जिसको हम राइट करते हैं a प्लस डी, और a प्लस डी की वैल्यू कितना है, 13 है, और 5वां ये जो T5 है इसकी वैल्यू को हम राइट करते हैं a प्लस 4d, एक कम करके राइट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर एक कम करके डी वाले में राइट किए, यहाँ पर 5 हुआ तो यहाँ पर कितना हो गया, एक कम करके 4d राइट किए। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 25। इसको आप माइनस करिए तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ से ये कट जाएगा, इधर हो जाएगा -3d इज इक्वल्स टू, इधर कितना हो जाएगा -12, ये कट जाएगा तो d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। d की वैल्यू कितना आ गया 4। जब d की वैल्यू 4 आ गया तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी में भी पुट करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। a की वैल्यू कितना हो जाएगा,
9 हो जाएगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। a प्लस डी इजक्वल्स टू 13, a प्लस 4d इजक्वल्स टू 25। ओके, माइनस कर देंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस, तो ये वाला टर्म कट जाएगा। प्लस डी माइनस 4d माइनस 3d प्लस 13 माइनस 25 माइनस, हाँ सही है। तो d की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 9। अब आपसे क्या पूछा गया है, 7th टर्म पूछा गया है। तो t7 इजक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a प्लस 6d होता है, a प्लस 6d। तो a की वैल्यू कितना है, 9 है, प्लस और 9 6 4 जा 24 हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 33। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए हमारे सामने क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स एक्सिस से बिंदु 2 3 की दूरी है। ये एक्स एक्सिस से पूछा गया है। तो ध्यान से समझिए कि जब यहाँ पर हम बना लेंगे ऐसे, तो ये देखिए हमारा एक्स एक्सिस है। अब इस पॉइंट से बोला गया है कि ये मान लीजिए कि कोई बिंदु P है जिसका 2,3 है निर्देशांक है, इसका पूछा गया इस एक्स एक्सिस से कितना दूरी होगा। तो सामान्यतः क्या करते हैं कि जो कुछ विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो समझेंगे कि यहाँ पर तो एक्स एक्सिस पर अगर हम a ले लें और इधर 0 ले लें, तो यहाँ पर a का तो पॉइंट दिया नहीं है, और साथ ही साथ अगर a हमें यहाँ पर गिवन है तो इसके बीच का डिस्टेंस नहीं गिवन है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन को गलती कर देते हैं, वो सोचेंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बोला गया है कि ये एक्स एक्सिस से इस P बिंदु के ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा। तो ध्यान से समझिए कि ये डिस्टेंस कितना होगा, y एक्सिस के इक्वल होगा। जितना ये वाला डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उतना ही ये डिस्टेंस होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने ये है कि कॉट 210 डिग्री का मान पूछा गया है, 210 डिग्री का। तो ये आप रूल पढ़े हैं कि ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये वाला रूल पढ़े हैं। मतलब कि इसमें सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉस होता है, इसमें टेन और कॉट होता है, और इसमें क्या होता है, कॉस और सेक होता है। तो ये जो कॉट 210 डिग्री लिखा है, तो इसको हम राइट कर लेंगे कॉट 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो कॉट 180 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तीसरे वाले चतुर्थांश में आएगा। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और 180 और 360 पर कोई भी वैल्यू नो चेंज होता है, मतलब वो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। और 70 और 270 पर क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है। जैसे साइन का कॉस हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है। तो 180 पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो इधर हो जाएगा ये कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।